नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। देखिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर का आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। देखिए अगर आप लोग भी भागलपुर यूनिवर्सिटी से है तो आप लोग का एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 2 तारीख से आपका एमजेसी पेपर 9 का होगा, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग को पहले से ही तैयार रहना होगा। तो इसलिए आज देखिए इससे पहले हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज के वीडियो में यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। जिनका भी बीए 5वें सेमेस्टर में मेजर पेपर में हिंदी है और एमजेसी 9 है। देखिए 5वां सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा मेजर का, एक एमजेसी 8 और एक एमजेसी 9। तो हम आज एमजेसी 9 को कंप्लीट 9 के यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग यूनिट 1 को नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज से आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक आज है गबन। गबन पढ़ेंगे जो कि एक उपन्यास है और उनके लेखक कौन है? उनके लेखक हैं गबन के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, तो इनको हम अ, शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को। ठीक है, यह आपसे पूछा जाएगा लगभग 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कम से कम पूछा जाता है आपको क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय को लेकर ऐसे पूछा जाएगा आपको। तो जीवन परिचय आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम जो हमेशा करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को लिखने शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसको शॉर्ट वे में पूरा एक परिचय दे दीजिए, उसके बाद उसका व्याख्यान कीजिए। ठीक है, तो उसी तरह से हम चलिए आंसर को लिखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कथाकार, यथार्थवादी लेखक थे। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने साहित्य में भारतीय समाज किसानों, मजदूरों, स्त्रियों तथा गरीब वर्ग की समस्या अत्यंत मार्मिक और यथार्थ चित्रण किया है। तो देखिए उन्होंने क्या मुंशी प्रेमचंद जी है जो वो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या किया है, भारतीय समाज की अपने साहित्य में उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं या फिर जो कहानियां लिखे हैं उसमें भारतीय समाज को, यहाँ के किसानों को और मजदूरों तथा स्त्रियों तथा गरीब की जो समस्याएं हैं उसकी, गरीब का जो स्थिति है उन सब चीज का मार्मिक और मतलब कि वास्तविक चित्रण किया है, यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है, उन्होंने इन्हीं सब विषय को अपना आधार बनाया है अपने उपन्यास लिखने का या कहानी लिखने का। तो प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की और साहित्य को समाज से जोड़ने का काम किया। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी को और क्या कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को, इसको याद रखिएगा और क्योंकि यह पूछा जाता है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जन्म और परिवार के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर याद रखना है कि उनका अगर जन्म पूछ ले मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। और पिता का नाम क्या है? तो मुंशी अजायबलाल। और माता का नाम आनंदी देवी। तो इतना आपको ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, उसके आगे उनके पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। बचपन से ही प्रेमचंद जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पिता जो थे किस विभाग में थे? तो डाक विभाग में एक क्लर्क, एक छोटे से पद पर थे, जिससे उनका उनके जो सैलरी मिल रही थी उससे उनके घर का मतलब भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता था। परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक जीवन देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का। तो प्रेमचंद का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। जब वे केवल 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। यह इसमें बताया गया कि जब प्रेमचंद जी केवल 8 वर्ष के थे, छोटे थे, तो उसी समय उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। तो बाद में पिता ने दूसरा विवाह किया लेकिन उन्हें मातृ स्नेह नहीं मिल पाया। ऐसा होता है ना कि जैसे कि अगर किसी की माँ मर जाती है बचपन में तो उसका पिता दूसरा शादी कर लेता है इस उम्मीद से कि उनके बच्चे का देख रेख वह अच्छे से करेगी, लेकिन वास्तव में हमेशा ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे इस उम्मीद से पिताजी उनकी शादी करते हैं कि वो उनके बच्चे को देखने के लिए उनकी माता हो जाएगी, लेकिन वह वो जो माता होती है जिसको सतीली माँ बोला जाता है, कई बार वह मतलब उसको ना वह स्नेह नहीं दे पाती है, वह उसको मानती नहीं है। वह सिर्फ अपने बच्चे को का ध्यान रखती है। तो इसी प्रकार से
ठीक ऐसा ही हुआ किनके साथ, तो मुंशी प्रेमचंद जी के साथ हुआ। ठीक है। गरीबी और पारिवारिक समस्याओं के बावजूद प्रेमचंद जी ने पढ़ाई में रुचि रखते थे। उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा का अध्ययन किया। बचपन से ही उन्होंने साहित्य पढ़ने का शौक था, बचपन से उन्हें साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक है। उसके बाद शिक्षा को देख लेते हैं, तो उनकी शिक्षा कैसे हुई? तो प्रेमचंद ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। बाद में वाराणसी अध्ययन किया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ी थी। उन्होंने कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर शिक्षक तथा स्कूल निरीक्षक भी बने। उसके बाद इनका साहित्यिक जीवन देखते हैं, तो प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू भाषा से की। प्रारंभ में वह नवाब राय नाम से लिखते थे, मतलब शुरुआत में जो उन्होंने लिखने शुरू किए थे, तो सबसे पहले शुरू किए थे उन्होंने उर्दू भाषा से लिखना। साहित्य को किस भाषा में लिखना शुरू किए थे? तो उर्दू भाषा में। और शुरुआत में जो वह लिखते थे वह अपना नाम नवाब राय बताते थे, नवाब राय नाम से लिखते थे। ठीक है। बाद में उन्होंने देखा हिंदी में, बाद में उन्होंने हिंदी में लेखन शुरू किया और प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाद में किस नाम से लिखने लगे? तो प्रेमचंद नाम से, और यही नाम उनका बहुत प्रसिद्ध हो गया। उनकी रचनाओं में समाज की वास्तविक समस्याओं का चित्रण मिलता है। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और निम्न वर्ग के जीवन को साहित्य का विषय बनाया। ठीक है। तो उनका जो मूल विषय था, साहित्य का जो मूल विषय था, क्या क्या था? किसान, मजदूर, महिला और निम्न वर्ग के जीवन को दर्शाना और समाज की वास्तविक घटनाओं को दर्शाना। ठीक है। अब उनकी रचनाएं देख लेते हैं, या देखिए यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कोई सा भी इनमें से एक उठा के दे देगा कि प्रेमचंद जी की इनमें से कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है। तो देखिए उपन्यास जो है, उपन्यास इसका कौन कौन सा है? तो गोदान है, गबन है, निर्मला है, सेवा सदन है, कर्मभूमि है, रणभूमि है। ये सब इनका उपन्यास हो गया। ठीक है। और कहानी संग्रह कौन कौन सा? तो मानसरोवर, ईदगाह, पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी और प्रेमचंद और राष्ट्रीय। ठीक है। ये इनका कहानी संग्रह हो गया। ठीक। आप लोग शायद ट्वेल्थ में जब होंगे तो पूछ की रात पढ़े होंगे, बचपन में ईदगाह पढ़े होंगे, और अभी भी शायद आप लोग पढ़े होंगे कई सारे इसमें गोदान गबन पढ़े होंगे। ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रेमचंद ने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें से कि हंस हो गया, जागरण हो गया, माधुरी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उसके बाद देखिए प्रेमचंद और राष्ट्रीय चेतना। प्रेमचंद का राष्ट्र के प्रति क्या चेतना रही? देखिए प्रेमचंद का जो राष्ट्रीय चेतना था वो हम समझते हैं, तो प्रेमचंद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित थे। महात्मा गांधी के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अंग्रेजी शासन और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध अपने साहित्य के माध्यम से आवाज उठाई। देखिए उस समय क्या था, तो आंदोलन का काल चल रहा था। भारत में गुलामी थी किसकी? तो अंग्रेजों की, उसके खिलाफ विरुद्ध चल रहे थे, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तो उसमें अपना योगदान मुंशी प्रेमचंद जी ने भी दिया, और वो किससे प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूर्ण रूप से साहित्य में सेवा में लग गए। ठीक है। उस समय एक महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसके तहत उनका कहना था कि अंग्रेजों का आप लोग कोई सहयोग नहीं कीजिए। तो उस समय में उन्होंने भी, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी अपना जो है नौकरी को छोड़ दिया था, और वो अपनी सिर्फ किसमें लगे? तो साहित्य की सेवा में लग गए थे पूर्ण रूप से। उसके बाद देखिए उनकी मृत्यु को देख लेते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में, जीवन के अंतिम समय तक वे साहित्य सृजन में लगे। उनका मृत्यु कब हो गया? तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में। इनको याद रखिएगा। ठीक है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर किया और मानवता, नैतिकता तथा सामाजिक न्याय का संदेश दिया। उनकी रचनाएं आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज का सजीव दस्तावेज माना जाता है। उसके बाद हम गबन को समझते हैं, अब जो कि मुख्य विषय है इसका, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज, मध्यम वर्ग, किसानों, स्त्रियों तथा सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। गबन प्रेमचंद का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। तो गबन का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? तो 1931। इस उपन्यास में मध्यम वर्गीय समाज, आभूषण, प्रेम, दिखावा, नैतिक पतन तथा समाज प्रतिष्ठा की झूठी भावना का चित्रण किया गया है।
गबन का अर्थ समझते हैं तो गबन का अर्थ होता है धन का अनुचित या गलत तरीके से उपयोग करना अथवा हड़प लेना। देखिए इसमें जो एक कहानी बताई गई है वो एक युवा की कहानी बताई गई है जो कि मतलब दिखावे के चक्कर में गलत धर्म में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गबन क्या होता है। तो गबन होता है मतलब कि जैसे देखिए जैसे आपको धन की जरूरत है, ठीक है, आप कहीं गलत तरीके से धन अर्जित करने लगे। जैसे कि यहाँ जो कहानी बताई गई हो एक लड़के की है जिसका नाम रमानाथ है। वह किसी मतलब सरकारी विभाग में नौकरी करता था, तो उसमें वह उसको ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ने लगी तो वह क्या करने लगा, तो सरकारी धन का वह दुरुपयोग करने लगा। वो मतलब गलत तरीके से अर्जित करने लगा, उससे घूस वूस लेने लगा, मतलब इस टाइप का कुछ करने लगा, ठीक। तो उसी को बोला जाता है गबन। कि धन का जो अनुचित या गलत तरीके से उपयोग करना या उसको प्राप्त करना, वही क्या कहलाता है, गबन। इसी पर यह कहानी पूरा आधारित है। इस उपन्यास में नायक रमानाथ सामाजिक प्रतिष्ठा और पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाता है और अंततः गबन के अपराध में फंस जाता है, ठीक है। यही बताए ना, अभी गबन का अर्थ जो हुआ वही। तो गबन की पृष्ठभूमि को देखते हैं कि कैसे तैयार हुई। तो यह उपन्यास उस समय लिखा गया जब भारतीय मध्यम वर्ग अंग्रेजी सभ्यता और दिखावे से प्रभावित हो रहा था। समाज में आभूषणों को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। स्त्रियों में गहनों के प्रति आकर्षण था तथा पुरुषों में झूठी शान दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। प्रेमचंद ने इसी सामाजिक मानसिकता को गबन में चित्रित कर दिया। तो उस समय देखिए ये जो लिखी गई उपन्यास उस समय लिखी गई जिस समय की भारत में क्या था, तो अंग्रेजी सभ्यता थी और उसमें दिखावे का दौर चल रहा था कि सब अपना दिखाने में लगे थे, मतलब जितना रहता नहीं था उससे ज्यादा दिखाने में। जैसे उसके पास अगर 10 रुपया है तो वो ऐसा दिखाएगा कि उसके पास 100 रुपया है। तो झूठा दौर चल रहा था दिखाने का। उसमें महिलाओं में आभूषणों को लेकर बहुत ज्यादा इच्छाएं रहती थी आभूषण को दिखाने की। तो यह उसी समय की उपन्यास है, ठीक है। तो गबन का कथा सार अब समझते हैं कि प्रारंभिक कथा शुरुआती कथा में जो देखने को मिलता है। तो उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है, रमानाथ है, इसी पर आधारित है। जो कि एक मध्यम वर्गीय युवक है, वह दिखावे और झूठी प्रतिष्ठा का प्रेमी है। उसकी शादी जालपा नामक सुंदर युवती से हो जाती है। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जलपा को गहनों का बहुत शौक होता है। विवाह के समय रमानाथ अपनी आर्थिक स्थिति से अधिक खर्च करके धनी होने का दिखावा करता है। देखिए जिस समय विवाह होती है तो उसमें बहुत ज्यादा विवाह में खर्च करता है, फिजूल खर्च कर देता है, जिससे कि उसको आर्थिक तंगी आ जाती है, ठीक है। जलपा का आभूषण प्रेम को देखते हैं कि क्या रहा है। जलपा बचपन से ही गहनों को स्त्री का सम्मान मानती थी। विवाह के बाद वह अधिक आभूषणों की इच्छा करती है। रमानाथ अपनी पत्नी को खुश करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कर्ज लेने लगता है। देखिए क्या होता है कि जो जलपा होती है वो बहुत ज्यादा गहनों का मांग करती है अपने पति से कि उनको गहना दिलाइए, ये कीजिए वो कीजिए। तो इसके लिए वो जो रमानाथ है वह अपनी पत्नी को गहना देना दिलाने के लिए, उसे खुश करने के लिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए क्या करता है, तो वह कर्ज लेने लगता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आर्थिक संकट आता है। धीरे धीरे रमानाथ कर्ज में डूब जाता है। अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए वह बेईमानी की राह पर चल पड़ता है। नौकरी के दौरान सरकारी धन का गलत उपयोग करता है, जिसके कारण उस पर गबन का आरोप लग जाता है। मतलब उनको गलत तरीके से प्राप्त करने और उसका उपयोग करने का आरोप उस पर लग जाता है। उसके बाद रमानाथ का पलायन हो जाता है कि गबन का भय होने पर रमानाथ का घर छोड़कर भाग जाता है। वह कलकत्ता पहुंचता है और वहां छिपकर जीवन बिताने लगता है। दूसरी ओर जलपा को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होता है कि गहनों के अत्यधिक मोह ने उसके पति को अपराध की ओर धकेल दिया। तो उस बाद में धीरे धीरे जलपा को क्या होता है कि पछतावा होता है कि यह मेरी ही गलती है कि हमको ज्यादा गहने चाहिए थे, जिसके कारण उनके पति इस चक्कर में पड़ गए तो अपराध की ओर चले गए, ठीक है। उसके बाद जलपा का भी परिवर्तन हो जाता है कि मतलब जलपा का चरित्र उपन्यास में धीरे धीरे बदलता हुआ है। प्रारंभ में वह आभूषण प्रिय स्त्री होती है, लेकिन बाद में त्याग, समझदारी और नैतिकता की प्रतीक बन जाती है। वह अपने गहनों को मोह छोड़ देती है और रमानाथ को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती है। अंत में रमानाथ अपने अपराध को स्वीकार करता है। जलपा के प्रेम, त्याग और नैतिकता के कारण उसमें सुधार आ जाता है। उपन्यास का अंत नैतिक जागृति और आत्म सुधार के साथ 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 होता है, ठीक है। अब इसका मुख्य पात्र कौन कौन रहा तो देख लीजिए। तो इसमें सबसे मुख्य पात्र जो रहा है वह रमानाथ रहा है। रमानाथ उपन्यास का नायक है। वह मध्यम वर्गीय युवक है जो झूठी प्रतिष्ठा और दिखावे का शिकार है।
इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि दिखावा प्रिय है। ये जो उपन्यास है दिखावा प्रिय। रमानाथ की जो कैरेक्टर है वह दिखावा प्रिय, कमजोर इच्छा शक्ति वाला है, सामाजिक प्रतिष्ठा का मोह और पत्नी प्रेमी अंत में पश्चाताप करने वाला, ऐसा इसका जो है रमानाथ का जो है कैरेक्टर ऐसा रखा गया है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है रमानाथ का चरित्र मध्यम वर्गीय समाज की कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करता है। समाज की जो मध्यम वर्ग के समाज की जो कमजोरियां हैं, उसका एक न एक उदाहरण के रूप में रमानाथ को लिया गया है इसमें। उसके बाद दूसरा है जालपा। जालपा उपन्यास की मुख्य नायिका है और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, तो प्रारंभ में ये आभूषण प्रेमी रहती है और सुंदर और आकर्षक रहती है, भावुकता उसमें भरी रहती है और बाद में त्यागी और समझदार भी बन जाती है, नैतिक चेतना से युक्त होती है। ठीक है। तो जालपा का चरित्र विकास उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके अलावा जो इसका कैरेक्टर है देवी दीन है, एक ईमानदार और राष्ट्रवादी व्यक्ति है। उसके माध्यम से प्रेमचंद ने देशभक्ति और नैतिकता का संदेश लिया। एक रतन है जो कि आधुनिक समाज की स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है, उसके माध्यम से समाज की बदलती मानसिकता का चित्रण किया गया है। और उसके बाद देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय को देखते हैं। तो ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है मुंशी प्रेमचंद का या तो साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा या पूछा जाएगा आपको काव्यगत, सॉरी, काव्यगत परिचय। तो उसका दोनों का आंसर एक ही हुआ। अगर जीवन परिचय पूछे तो वह तो शुरुआत में बता दूं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार, उपन्यासकार और यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में भारतीय समाज, किसानों, मजदूरों, स्त्रियों तथा शोषित वर्ग की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया। उन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है हिंदी उपन्यास साहित्य में। और इनके अलावा एक नाम और है, उन्हें कहा जाता है कलम का जादूगर। कलम का जादूगर भी पूछा जाए, उपन्यास का जादूगर कलम या उपन्यास का जादूगर, तो किसको कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक। कलम का जादूगर, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साहित्यिक जीवन देखते हैं इनका। तो प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू भाषा से की। प्रारंभ में नवाब जो की शुरुआत में बताएं, बाद में प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका साहित्य समाज सुधार, मानवता और यथार्थवाद पर निर्धारित था। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया है। उसके बाद देखते हैं साहित्यिक विशेषता। देखिए साहित्यिक विशेषता हम शॉर्ट वे में लिखा है आपको। अगर 10 मार्क्स का पूछ देता है, सिर्फ खाली सिर्फ बताता है, पूछता है, अगर आपको अलग से साहित्यिक विशेषता पूछता है तो आप इसको थोड़ा सा विस्तार करके लिख देना और कुछ नहीं, बस लिखना यही सब है। देखिए साहित्यिक विशेषता क्या क्या है, तो यथार्थवाद। प्रेमचंद ने समाज और जीवन की वास्तविक समस्याओं का चित्रण किया है। इसी को उत्तर बना के लिख दीजिएगा। प्रेमचंद ने क्या किया, समाज में की जो सच्चाई थी उसको दिखाने का प्रयास किया, समाज की जो उसमें की स्थिति थी उसको दिखाया और आम लोगों के जीवन को दिखाने का प्रयास किया है। सामाजिक चेतना, उन्होंने दहेज प्रथा, गरीबी, जातिवाद और शोषण जैसी समस्याओं को भी उठाया। अपने मतलब उपन्यास या अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने क्या क्या उठाया, तो दहेज प्रथा को घसीटा है, गरीबी, जातिवाद और शोषण जैसी चीजों पर सवाल उठाया, इन समस्याओं को उठाया। ठीक है। उसके बाद किसान जीवन का चित्रण भी किया, तो उनके साहित्य में किसानों और ग्रामीण जीवन की समस्याओं का सजीव चित्रण भी मिलता है। सरल भाषा शैली, उनकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली रही है। मानवतावाद, और देखिए उनकी रचनाओं में मानवता, करुणा और नैतिकता की भावना दिखाई देती है। ये अगर आप लोग को अलग से पूछा जाता है तो अलग से आप लोग को इसको अलग से किसी को एक जैसे कि यथार्थवाद है, यथार्थ में वाद में 3 से 4 लाइन लिख दीजिए, सामाजिक चेतना में 3 से 4 लाइन, इस टाइप का लिखना है। लेकिन अगर आपको इसी में साहित्यिक परिचय पूछे तो आपको इसी तरह से लिख देना है। ठीक है। यहाँ साहित्यिक परिचय में आपको यहाँ से शुरू करना है, मन से अंतर कर, और यहाँ से ये भी लिखना है और लास्ट में आपको यहाँ तक लिखना है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान देख लेते हैं, तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों और कहानीकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानी को नई ऊंचाई प्रदान की। उनका साहित्य भारतीय समाज का सजीव दस्तावेज माना जाता है। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष देखते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर उजागर किया तथा मानवता, नैतिकता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। निष्कर्ष आपको जरूर लास्ट में लिखना है। इतना करने के बाद आपका यूनिट जो 2 है वह पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे यूनिट 3 का।
उसको भी आप लोग को कंप्लीट देखना है, क्योंकि देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक सभी सब पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।